चलो इधर ध्यान दो। अब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या बोलता है? केमिकल रिएक्शंस। अब આપણી મરજી, આપણે જેવું બોલવું એવું બોલાય। चलो अब व्हेन कैन वी से दैट कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऐसा कब बोल सकते हैं? जरा બે થી વધારે સબસ્ટન્સ પર રિએક્ટ કરે છે, એક થી કે બે થી मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब इफ वी आर एडिंग કેવી રીતે કરી શકે? चेंज कलर मॉडल। सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऑयल और पानी को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये इमिसिबल है, तो कुछ नहीं होगा। तो इन मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ ऐसा बोलना है, वी हैव टू कन्वे दैट मैसेज की केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो उसके लिए क्या क्या हमें चेक करना पड़ेगा? तो क्या चेंज ऑफ स्टेट, सबसे पहली बात टेम्परेचर, उसका स्टेट बदल जाना चाहिए। अगर चेंज ऑफ स्टेट हुआ हो तो अब हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। चेंज ऑफ कलर बोल सकते हैं, मतलब दो चीज़ को मिक्स करेंगे और कोई और कलर का कोई चीज़ हो गया। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि ये फिनोप्सिलिन, एसिड बेस वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, रेड थी ब्लू। हाँ, लिटमस पेपर वाला टेस्ट आपने देखा हो शायद, ताकि आपको पता चले कि एसिड कौन है, बेस कौन है। तो चेंज ऑफ कलर हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, मतलब दो चीज़ों को मिक्स करते ही, सपोज सोडियम को पानी में डालेंगे तो थोड़ा ब्लास्ट जैसा होता है, प्योर सोडियम को पानी में डालेंगे तो थोड़ा ब्लास्ट जैसा होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। फिर और क्या बोल सकते हैं? चेंज इन शेप और वॉल्यूम। और मैजिक बॉल्स आते थे, उसको पानी में डालते हो तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा कोई शेप में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ जाए किसी तरीके से। तो ऐसी सब चीज़ें जब होती है तब हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमको ऐसा बोला है कि मैग्नीशियम रिबिन लेनी है, रिबिन में रिबन हो आएगा। वी हैव टेकन मैग्नीशियम रिबन। अब किसी भी चीज़ को बर्न करना है तो वी नीड ऑक्सीजन, ये सबका पता है। जैसे ये वो लाल कलर के क्या बोलते हैं इसको? नहीं, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन को आने से रोकता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो चीज़ें बर्न नहीं हो पाएगी। मतलब किसी चीज़ को जलाना है तो वी नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज़ नहीं पाएगी अच्छे से। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो अगर उसको जलाएंगे तो उसको फ्लेम देना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिबिन तो रहेगी नहीं, वो एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ कलर भी हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। पहले उसका वॉल्यूम कुछ अलग था, एक पट्टी के फॉर्म में था, अब वो पाउडर बन चुका है। समझ में आ रहा है? हाउ कैन वी से दैट कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? पर अब ये तो ऐसा रिएक्शन था तो इजीली समझ में आ गया। जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होगी, सोडियम कार्बोनेट, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ऐसी बहुत सब चीज़ें आएगी फ्यूचर में, अलग अलग केमिकल्स के नाम बहुत बड़े बड़े होंगे, तो उसको ऐसे लिखने जाएंगे तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इजीली रखने के लिए हमने सिंबल बनाए, मैग्नीशियम का सिंबल Mg मान लिया।
ऑक्सीजन का सिंबल O2 मान लिया। तो यहाँ रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है MgO। पर सिचुएशन क्या आई, सपोज यहाँ पे जो आगे हम लिखते हैं ना उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? और यहाँ नीचे ये जो लिखा है उसे बोलते हैं सफिक्स। अब सबसे पहले इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। अब हाउ टू काउंट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले वो देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबिन में मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो पूरी पट्टी जो अगर है, मतलब ये पूरा सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैग्नीशियम से बना हुआ है, बराबर। पर ये एक मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम से थोड़ी बना होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। सपोज ये 100 ग्राम का पेन है मैग्नीशियम का, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे वो हम मोल कॉन्सेप्ट से ला सकते हैं। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमें क्या समझना है कि हाउ मच मैग्नीशियम हमने यूज़ किया हुआ है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो आगे कुछ नहीं है तो 1, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। 1 इज़ मिस्टर इंडिया, दिखता नहीं है पर होता है। यहाँ पे भी कौन है? 1। तो 1 × 1 ऐसे हम नंबर ऑफ मैग्नीशियम निकालते हैं। 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम है। यहाँ पे 2 सफिक्स है, आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 ज़ा 2, सो देर आर 2 1 ज़ा 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो तो 3 एटम्स हुए। अब राइट हैंड साइड चले जाओ तो 1 1 ज़ा 1 मैग्नीशियम, 1 1 ज़ा 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ तो ऑक्सीजन 2 थे, एक कहाँ चला गया? तो इसका मतलब इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स को काउंट करो, राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स को काउंट करो, फिर जो कम है उसे हम सेट ऑफ करने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐसा ट्राई करूँ कि प्रीफिक्स के अंदर 2 लिख देता हूँ, तो इससे सिचुएशन क्या हो गई? मैं 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन तो हो गए और 2 1 ज़ा 2 मैग्नीशियम हो गए, वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो अब रिएक्टेंट साइड यहाँ पे भी 2 कर दूँ। समझ में आ रहा है कैसे किया? कैसे काउंट करना है? वी नीड टू नो प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बाय मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स वी विल हैव द एक्चुअल काउंट ऑफ द पर्टिकुलर एटम। एक बार एटम का काउंट मिल गया कि इतने काउंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे उतने ही होने चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब रियल लाइफ में अगर चाय बनानी है आपको, इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर टी, तो आपको क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, चाय टी लीव्स, और क्या चाहिए? शुगर। अब ये 4 इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं। अब इन चारों चीज़ों को एक तपेली के अंदर या एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल देंगे तो क्या चाय बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? मतलब वी नीड टू गिव प्रॉपर एनवायरनमेंट टू केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, चाय बनने के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए वो अभी मिसिंग है। विच आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स हु हेल्प्स टू अचीव द केमिकल, मतलब कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन को करने के लिए कुछ बाहरी फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन है? एक टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से इसको जब तक गर्म नहीं करोगे, फ्लेम अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें मिक्स नहीं होंगी अच्छे से। समझ में आ रहा है? रिएक्ट नहीं कर पाएगी अच्छे से। मतलब देर आर सम एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। वो कौन कौन है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहली बात हमने क्या सीखी? तो कि भाई केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो भाई केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे, वो कैसे पता चलेगा? तो कि भाई स्टेट बदल जाए किसी चीज़ का, या कलर चेंज हो जाए, या टेम्परेचर चेंज हो जाए, या उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका नाम है एक्सोथर्मिक। वो सब चीज़ें आएंगी बाद में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि एक मैग्नीशियम रिबिन को बर्न किया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में कन्वर्ट हो गया। मतलब वी आर बर्निंग, यहाँ लिखना है प्रॉपरली कि बाई बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन
it converted into powder of magnesium oxide. Here we can check all the 4 aspects of chemical reaction कि स्टेट में चेंज आया, कलर में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया, वॉल्यूम में भी चेंज आया, तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। बट अब ऐसी बड़ी बड़ी नाम को लेकर के तो चल नहीं सकते, इसलिए इसको ईजी बनाने के लिए वी हैव टेकन इक्वेशंस, मतलब मैग्नीशियम का एक केमिकल इक्वेशन बना दिया Mg, ऑक्सीजन का एक केमिकल इक्वेशन बना दिया O2। समझ में आ रहा है? वो दोनों मिक्स होने के बाद उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमको MgO दिखेगा। एक एटम ऑफ Mg विल बी एसोसिएटेड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने उसको ध्यान से देखा कि भाई जितना हमने दिया उतना ही सामने निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ से दिया कम वहाँ निकला ज़्यादा, यहाँ दिया ज़्यादा यहाँ निकला कम, तो उसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन इम्बैलेंस है। कैसा है? तो इन दैट कंडीशन वी विल फाइंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें एग्जैक्ट काउंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एटम का। काउंट मिलने के बाद हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना, राइट हैंड साइड पे कितना, फिर जहाँ पे डालना होगा वहाँ हम कुछ एडअप करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से एक बार काउंट करेंगे, फिर से कुछ बढ़ गया है तो वापस कहीं पे ऐड करना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। बस इतना, फर्स्ट टॉपिक आपका इतना ही है कि हाउ वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो वहाँ पे लिखा होगा, ये एक एक्टिविटी दी है कि मैग्नीशियम रिबिन को बर्नर के पास ले गए, बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे गिरा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि रात को मिल्क अगर छोड़ दोगे तो वो सुबह तक क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। कैसे? क्योंकि भाई चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, मिल्क वॉज इन लिक्विड कंडीशन और जो आपका दही बन जाता है तो वो थोड़ा सेमी सॉलिड कंडीशन में आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये सब चीज़ें, ये एस्पेक्ट्स हैं चेक करने के लिए केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, उसके कितने एग्जांपल्स हैं, तो ये 4-5 ऑप्शन हमको दिए हैं कि आयन का अगर हम एक्सपोज कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? रस्ट पकड़ लेगा। रस्ट पकड़ लेगा उसका मतलब क्या होता है? हवा में जो मॉइस्चर है उसके साथ वो एक रिएक्शन करके कैसा हो जाता है? रस्ट पकड़ लेता है। वैसे ही कॉपर का कोई चीज़ है तो वो ग्रीन हो जाता है, तो मॉइस्चर के साथ वो कुछ रिएक्शन करता है और ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है। तो इन फर्स्ट केस हमने देखा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब किसी चीज़ को बर्न करते ही उसके अंदर से कोई गैस निकलता हो। मतलब पेट्रोल को बर्न करेंगे या कोयले को बर्न करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। सो दीज आर द थिंग्स। चेंज इन टेम्परेचर। फिर केमिकल इक्वेशन में पहला एग्जांपल लिख के दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने देखा कि भाई उसको ऐसे लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो कन्वर्ट इट इनटू अ केमिकल इक्वेशन कि मैग्नीशियम का केमिकल इक्वेशन क्या बनाया हमने? Mg। ऑक्सीजन का क्या बनाया? O2। तो उसका रिजल्टेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, उसका MgO। अब हेडिंग डालो, व्हेन कैन वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। उसके अंदर एग्जाम्पल लिखने हैं, जो अंदर दिए हैं वो 4 एग्जाम्पल। दूध का फट जाना, पनीर बन जाना, हेडिंग में लिखना है हाउ टू काउंट नंबर ऑफ एटम्स। उसमें Mg के नीचे आगे A लिखा है वो प्रीफिक्स है, B लिखा है वो सफिक्स है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल O2 है तो 1 उसका प्रीफिक्स, 2 उसका सफिक्स, तो 1 × 2 आंसर मिलेगा 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल काउंट है। लकीली तू राइट हैंड साइड और
चलो भी जवाब दो ना बाकी चलो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पेज नंबर 3 पे पहला इक्वेशन क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो जिंक का केमिकल इक्वेशन है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, इट गिव्स, फिर हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट ऐसा दिखता है प्लस हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इधर ध्यान दो, एकदम ध्यान से, जो कमर सीधी ध्यान नहीं है, आवाज बंद। जो H2 અને SO4 एक खुशहाल कपल था, उनका लगन में जीवन एकदम अच्छा चल रहा था। फिर उनके जीवन में आया जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टेंट देन हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा, मतलब SO4 को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा। फिजिक्स में क्या होता है, दो से ज़्यादा फोर्स एक ही पार्टिकल पे लगे तो चलता है, कोई ना नहीं करता है। पर इन लोगों का कंडीशन कैसा है? हमारे जैसा है, रियल लाइफ जैसा, कि एक एटम एक ही बार शादी कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करा के खुद बैठ जाएगा। इसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आगे जाके आएगा। पर अभी हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस कराने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सो वी हैव टू काउंट सफिक्स 1 प्रीफिक्स 1, 1 into 1 1, हाइड्रोजन 2 1 जा 2, सल्फर 1 1 जा 1, ऑक्सीजन इज 4। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जिंक कितने हैं? एस कितने हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने? तो क्या लग रहा है, सब कुछ सेम है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसको ऐसा लग रहा है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? जिंक 1 जिंक 1, सल्फर 1 सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा इक्वेशन है? समझ में आ जाएगा हाउ टू काउंट दिस थिंग्स। अभी अभी हमने देखा कि भाई प्रीफिक्स और सफिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमको ऐसा मिल जाता है। ये इक्वेशन हार्डली आपके सिलेबस में 20 से 25 इक्वेशन है, तो याद रह जाएंगे इजीली। आपको याद क्या करना है कि ये सल्फेट एक ग्रुप है, तो सल्फेट एज अ ग्रुप SO4 दिखता है, सल्फेट मतलब SO4। फिर कोई बोले कार्बोनेट तो CO3, फिर कोई बोले हाइड्रोक्साइड तो OH। ऐसे थोड़े सॉरी OH नहीं आएगा, वो जो आएगा मैं धीरे धीरे लिखता जाऊंगा। ये ग्रुप्स बोलते हैं कि ग्रुप एक साथ काउंट करते हैं उसको। तो SO4 तो सल्फेट, CO3 मतलब कार्बोनेट। अभी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, इसके बाद जो इम्बैलेंस होगा उसे हमें लिखना है। हाँ, इसे पहले लिख लो कि भाई बैलेंस इक्वेशन ऐसे दिखते हैं एंड दैट्स हाउ वी काउंट द एटम्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड पे जो मिला उसे प्रोडक्ट बोलते हैं।
अब नीचे एक एग्जाम्पल में एक रिएक्शन दिया है, ये लिख लो फटाफट, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, Fe प्लस H2O it gives Fe3O4 plus H2. Now you have to give me the count on left hand side and right hand side. तो यहाँ पे कौन है, FeHO, यहाँ पे भी कौन है, अब Fe कितने, H कितने, O कितने, यहाँ पे 1 है, H2 है, O1, यहाँ पे Fe3 है, तो कंडीशन क्या दिख रही है इधर, ओनली हाइड्रोजन ही बैलेंस कंडीशन में है, बाकी सबका कोई बैलेंसिंग दिख नहीं रहा है। तो बुक में जो मेथड है हमारे पास, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें देखो स्टेप 1 में बॉक्स बनाने हैं कि ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द केमिकल इक्वेशंस। उसके बाद सेकेंड स्टेप काउंट नंबर ऑफ एटम्स, वो 2 स्टेप हम कर चुके हैं। फिर थर्ड स्टेप के अंदर हमें सेटलमेंट बिठाना है कि क्या करेंगे तो क्या होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, वहाँ 1 दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई जिस इक्वेशन में ऑक्सीजन हो, मतलब यहाँ पे कौन से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, तो इस वाले इक्वेशन में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। इफ़ आई हैव टू मेक दिस O4 तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सफिक्स में नहीं लिख सकते, वो क्यों नहीं लिख सकते वो समझाऊंगा बाद में। तो हमें प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा 4। तो इन स्टेप नंबर 4 हम ऐसा कुछ नंबर याद नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई इन द रिएक्टेंट साइड वी आर मल्टीप्लाइंग 4 विद द टर्म H2O, मतलब केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड पे 4 से मल्टीप्लाई किया H2O को। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 अगेन काउंट, यहाँ पे 4 डाल दिया। अब फिर से एक बार काउंट करके बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या और राइट हैंड साइड पे क्या। H2 इम्बैलेंस, Fe वापस से 1 रहेगा, H की कंडीशन 2 4 जा 8 हो जाएगी, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड का सिनारियो देखें तो वहाँ पे Fe तो 3 ही है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, तो एक जन का तो काम ख़त्म हो गया। लेकिन इन दोनों का सिचुएशन अभी भी प्रॉब्लम में है, तो Fe के आगे 3 लिखने से Fe का तो कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब या तो आप Fe को पकड़ो या तो हाइड्रोजन को पकड़ो। अब सबसे पहले हमने कैसे चीज़ को पकड़ा, जो ऐसे बड़ा वाला था, मतलब जो ग्रुप में था। अब हमारे पास ऑप्शन है कि Fe तो अकेला ही है, तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करा जाए तो वो Fe भी बैलेंस हो जाएगा। तो एक और स्टेप हमें लिखना है, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं जब कोई रिएक्शन आपको दिया जाएगा टेस्ट के अंदर। बाकी सीधी ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे तो डायरेक्टली उसको कैसे करते हैं, फास्ट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेते हैं। अगेन ऑन द रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई 3 विथ Fe, देन अगेन काउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएशन हुई, Fe बन गया 3, हाइड्रोजन तो 8 पे ही है, ऑक्सीजन 4 पे है। मतलब हर बार आपको काउंट करने के बाद इक्वेशन भी फिर से लिखना है।
पर वहाँ एक बार लिखा हुआ है इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। आयन हमारे पास हो गए 3, हाइड्रोजन तो अभी भी कितने हैं 2, ऑक्सीजन हो गए 4। नाउ वी हैव सेटल्ड 2 ऑफ द पर्टिकुलर एटम्स, बचा खाली हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 भी आ चुका है। तो अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस कंडीशन में है, तो रिएक्टेंट में तो कुछ मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन बचा ही नहीं है। नाउ वी हैव टू गो फॉर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट के अंदर इसको 4 से या 3 से कुछ भी करो, लेकिन ये तो बैलेंस कंडीशन में है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो अगेन वी आर डूइंग अनदर स्टेप कि ऑन द प्रोडक्ट साइड जो कर रहे हैं वही लिखना है और कुछ नया नहीं करना है। वी आर मल्टीप्लाइंग 4 with H2, then we will have again Fe equal to 3 on the left hand side and on the right hand side Fe equal to 3। हाइड्रोजन दोनों तरफ 8 8 हो गए, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 4 4 हो गए। नाउ आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर द बैलेंस्ड इक्वेशन इज, ऐसा लिख के ये पूरा इक्वेशन फिर से लिख देना है, हैंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। खत्म। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूरा पूछा जाए तो एकदम इजी क्वेश्चन, और 2 मार्क में पूछेंगे या 1 मार्क में पूछेंगे तो खाली ब्लैंक्स करके दे देंगे। सिंपल है। तो यू हैव टू राइट दिस स्टेप्स, कभी ऐसे याद मत रखना। फिर इसमें क्या लिखना है, लास्ट स्टेप देखो पेज नंबर 5 पे, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ये नेसेसरी नहीं है पर समझने के लिए लिख सकते हो कि आयन जो है वो सॉलिड कंडीशन में होगा, H2O गैसियस कंडीशन में मतलब वेपराइज्ड कंडीशन में है, तो Fe3O4 जो मिलेगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब उसके बाद जो नीचे रिएक्शन दिया है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। ना उसमें लिखा है लास्ट टॉपिक में कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स के सिंबल लिखना ज़रूरी नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल हमें उसकी रिएक्शन में ज़रूरत हो, कि हमें सामने वाले को बताना हो कि पानी नहीं लेना है वेपर लेनी है, तो हमें उसका H2O के बाजू में G लिख के देना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा। अब नीचे 2 इक्वेशन दिए हैं, CO + 2H2 इट गिव्स CH3OH। ये इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 या 7 में फिर से आएगा लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, कि प्लांट के अंदर ग्लूकोज कैसे बनता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कैसे बनता है। इधर ध्यान से देखो तो CO + 2H2 और एरो के ऊपर 340 ATM लिखा हुआ है, तो उस ATM का मतलब क्या होता है, CO + 2H2 इट गिव्स CH3OH। इधर लिखा है 340 ATM। ये प्रेशर है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके नीचे दूसरा इक्वेशन देखो, 6CO2 + 12H2O इट गिव्स C6H12O6। वो आपका ग्लूकोज का इक्वेशन है, + 6HO2 + 6H2O। ऐसी पूरी इक्वेशन दी है, उसमें क्या लिखा है, सनलाइट, नीचे लिखा है क्लोरोफिल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर जो सेंटेंस लिखा है उसको पढ़ो कि समटाइम्स द रिएक्शन नीड्स सम कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। मतलब जो चाय वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि इंग्रेडिएंट्स डालने से चाय नहीं बनती है, वी नीड टू अप्लाई सर्टेन एक्सटर्नल कंडीशंस, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। सिमिलरली CO कार्बन क्या बोलते हैं इसको, मोनोक्साइड,
सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कोई भी सिंगल एटम को बोलते हैं मोनो, 3 होते हैं, 2 होते हैं तो बोलते हैं डायो, ऐसे CO2 होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, 1 है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। अब हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2 भी है, लेकिन कहीं भी इक्वेट करके ये नहीं बनते, उनको इक्वेट कराने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। समझ में आ रहा है? वो फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो वी नीड टू अप्लाई सर्टेन प्रेशर, इतना प्रेशर होगा तो ही वो दोनों मिक्स हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब चाय बनने के लिए वी नीड टू गिव 100 डिग्री सेल्सियस, तभी वो पानी उबलेगा, दूध उबलेगा और सब कुछ चीज़ें अंदर मिक्स हो पाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब इंग्रेडिएंट्स होने से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। उसको सर्टेन टाइम्स फेवरेबल कंडीशन चाहिए। क्या क्या? तो कि भाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? जब किसी लड़के को किसी लड़की से कुछ पूछना होता है और वो शर्माता है, तो कोई और उसकी हेल्प कर दे, तो अगर जिसने उसकी हेल्प करी उसको क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। मतलब 2 लोगों को इक्वेशन करनी है लेकिन हो नहीं रही है, तो वो इक्वेशन कंप्लीट हो उसके लिए वी नीड टू अप्लाई सम कैटलिस्ट, ताकि वो इक्वेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो बाहर से कोई प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर कोई कैटलिस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 6CO2 + 12H2O, वो सनलाइट की वजह से, तो सनलाइट कौन है? एक कैटलिस्ट है। सनलाइट मिलेगी तभी वो ग्लूकोज बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। सिंपल है। और क्लोरोफिल भी एक कैटलिस्ट है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब जाके ये बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब किसी को ईरानी चाय या आयरिश चाय पीनी है तो वो लोग क्या करते हैं, हम जैसे तवे मतलब गैस पे रखते हैं चाय को, ईरानी चाय में वो लोग क्या करते हैं, ऐसा बहुत बड़ा तवा होता है, उसमें सैंड होती है, बहुत सारी सैंड होती है, उस सैंड के अंदर ऐसा कुछ उन लोगों का कॉपर का कुछ होता है, उसके अंदर वो लोग चाय बनाते हैं। मतलब यहाँ से गर्मी जाती है, वो सैंड को गर्म करती है, सैंड उस कॉपर के यूटेंसिल को गर्म करती है, और वो उसके अंदर बनी हुई चाय को गर्म करती है, तो उसका टेस्ट कुछ अलग आता होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही इसमें सिचुएशन क्या हुई कि क्लोरोफिल एक है चीज़ जो प्लांट में होती है, प्लांट के लीव्स में होती है, उसकी वजह से वो क्या कर पाता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, ज़मीन में से पानी खींचता है प्लांट, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो दिन में ग्लूकोज बना देता है। समझ में आ रहा है? सिंपल है। और ग्लूकोज बनने के बाद वो ऑक्सीजन छोड़ता है, वो हमें पता है। और लास्ट देखो तो ऑक्सीजन कैसी कंडीशन में है? एक्वायस कंडीशन। मतलब ये प्लांट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, हमारी बॉडी में भी यही की कंडीशन होती है। ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज बर्न होता है, ग्लूकोज बर्न होने के बाद एनर्जी बनती है, फिर एनर्जी पूरे बॉडी में हम यूज़ कर पाते हैं। तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, कभी कभी उसको प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से लास्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि वेन एवर वी विल रिक्वायर वी हैव टू राइट द केमिकल स्टेट। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए लिक्विड, AQ मतलब एक्वायस, एक्वायस मतलब पानी में वो चीज़ डिजोल्व है, एक्वायस मतलब पानी में वो चीज़ पिघल चुकी है, ऐसी कंडीशन के लिए एक्वायस, और गैसियस स्टेट के लिए G। और हाँ, वो सिलेबस में नहीं है, उसकी चिंता मत करो। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स एक्चुअली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें से एक ही नया आया, उसके बोलते हैं एक्वायस। उसका मतलब डिजॉल्व्ड इन वाटर। मतलब पानी के साथ मिक्स हुई हुई कंडीशन में वो मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखो इक्वेशन में लिखा हुआ है कि ये लिक्विड कंडीशन में है और ये दोनों एक्वायस कंडीशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी के अंदर ये दोनों डिजॉल्व कंडीशन में है। बस तो अपने हिसाब से लिख लो कि व्हेनेवर वी राइट केमिकल इक्वेशंस वी हैव टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर एटम्स। स्टेट्स को बताने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वायस। और कभी कभी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए
हमको टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है।